and sharing with you whiteboard. एंड रिमेंबर दैट कि अभी जो हम लोग जो है क्लास लेंगे उसमें जो है रिचर्ड सेकंड जो एक हिस्टोरिकल प्ले हम उस पर बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट रिचर्ड सेकंड, RICHARD, रिचर्ड सेकंड. दिस रिचर्ड सेकंड, दिस प्ले जो आपका है ये कब आया हुआ है? 1595 में आया हुआ है, 1595 में. इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है. सबसे पहला चीज की जो रिचर्ड सेकंड है, इट्स अ लिरिकल ड्रामा. ये चीज पूछा जा चुका है कि विच हिस्टोरिकल प्ले इज अ लिरिकल ड्रामा. इट्स अ लिरिकल ड्रामा. हाँ उसके आगे मैडम, हाँ उसके आगे जो है रिचर्ड सेकंड नाम का हिस्टोरिकल प्ले है. अब नए प्ले पर बात कर रहे हैं. नहीं, मैंने मैडम बताया कि जो हिस्टोरिकल प्ले है उसकी इंपॉर्टेंट लाइंस की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट प्ले इज नॉट प्रिस्क्राइब इधर यूजी लेवल और पीजी लेवल. वहां से आपको ये चीजें नहीं पूछी जानी है. एक आपको बस केवल एक कॉमन सा क्वेश्चन यही पूछा गया कि शेक्सपियर ने कितने हिस्टोरिकल प्ले लिखे हुए. जब भी आप पीछे की चीजें उठा करके देखेंगी तो एक कॉमन सा क्वेश्चन कि शेक्सपियर ने कितने हिस्टोरिकल प्ले लिखे हैं. हम लोग तो बहुत और आगे भी जाके बढ़ के बात कर रहे हैं. कभी कभार एक आध माइनर आपका वो पूछ लिया गया, कैरेक्टर्स को लेकर के पूछ लिया गया है. तो जितनी बातें आपने कर ली हैं वो अपने में सफिशियंट है. यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसकी बात करने की कोई कहीं से जरूरत नहीं कि उसकी लाइनें या उसका चीज. ऑल दिस थिंग्स यू डोंट नीड, यू ओनली नीड कि आपको वहां पे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं. तो इट्स अ लिरिकल ड्रामा. एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि रिचर्ड सेकंड इज अ लिरिकल ड्रामा. दूसरा पॉइंट कि रिचर्ड सेकंड वाज द सन ऑफ, रिचर्ड सेकंड was the son of, Richard II was the son of King Edward III. King Edward III, जिन्होंने रूल किया था 1327 से 1377 तक. 1327 से 1377. सो यू विल कम टू नो कि जो रिचर्ड सेकंड है 1595 में पब्लिश होता है. इट्स अ लिरिकल ड्रामा. और इसको लिरिकल ड्रामा क्यों कहा गया? क्योंकि ज्यादातर जो लाइनें हैं वो काफी हद तक म्यूजिकल टोन में है, इस वजह से इसको लिरिकल ड्रामा कहा गया है. क्योंकि लिरिक की डिफिनीशन मैंने बताया था कि एनी टाइप ऑफ सॉन्ग विच इज संग विद म्यूजिक. यह एक ऐसा प्ले है जिसमें म्यूजिक का बहुत ज्यादा यूज किया गया, जो उसका टोन है, जो उसका प्रेजेंटेशन है, दैट्स हाईली म्यूजिकल. इस वजह से इसको लिरिकल ड्रामा कहा जाता है. इसमें किसके बारे में बात की गई? रिचर्ड सेकंड के बारे में बात की गई है. रिचर्ड सेकंड किसके सन है? ही वॉज द सन ऑफ किंग एडवर्ड थर्ड, जिन्होंने 1327 से 1377 तक रूल किया हुआ है. और जो किंग रिचर्ड सेकंड है उनका जो रूलिंग का टाइम था वो 1377 से 1399 रहा है. राइट ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. किंग रिचर्ड सेकंड रूल्ड, RICHARD, रिचर्ड सेकंड रूल्ड ओवर इंग्लैंड फ्रॉम 1377 से लेकर के 1399 तक. 1399. तो यू विल गेट कि यह एक पॉइंट रहा कि किंग एडवर्ड थर्ड जो 1327 से 1377 तक थे, उनके बेटे का नाम किंग रिचर्ड सेकंड है. जो उनकी मौत के बाद 1377 ईस्वी में एडवर्ड थर्ड की मौत होती. उनकी मौत के बाद उनका लड़का रिचर्ड सेकंड जो है इंग्लैंड में रूल करता है. और यह डेट कब से कब तक रही? 1377 से 1399 में. तो आज की जो हम लोग क्लास में बात कर रहे हैं वह किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट
कि हम लोग जो है किंग रिचर्ड सेकेंड के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, CHARACTERS, कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। उनमें से एक कैरेक्टर आपका रिचर्ड सेकेंड है, जिनके नाम पर रखा गया रिचर्ड सेकेंड, दैट इज हीरो ऑफ द प्ले। बाकी ये पता है कि सन ऑफ एडवर्ड थर्ड, इसमें बार बार वही चीज बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज रिचर्ड सेकेंड ने क्या किया था कि ही किल्ड हिज अंकल, he killed his uncle John of Gaunt, John of Gaunt, John of Gaunt। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा he has been presented, he has been presented as haughty, HAUGHTY, haughty घमंडी, कामा सिनिस्टर, SINISTR, सिनिस्टर माने जिद्दी, हार्टी घमंडी सिनिस्टर, एंड इररिस्पॉन्सिबल किंग, IRRES, इररिस्पॉन्सिबल किंग। यू विल कम टू नो कि थोड़ा सा एज अ किंग जो है, खासकर अपने यूथ टाइम में, वह जो है एक हॉटी, इगोइस्ट और इररिस्पॉन्सिबल यूथ के रूप में या इररिस्पॉन्सिबल किंग के रूप में प्रेजेंट किए गए हैं। उनका एक कोटेशन बड़ा फेमस है जो कहते हैं, उसको आपको मैं अलग से लिखवा दे रहा हूं, उस पे कोई नंबर नहीं मैं डाल रहा हूं, बल्कि मैं ये बता रहा हूं कि उनका एक कोटेशन है, उसी से पता चलता है कि उनके अंदर कितना ज्यादा घमंड था या क्या वो सोचते थे। दैट इज व्हाट कि ही सेज, क्या कहते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा में आपको लिखना है, ही सेज आई एम नॉट बॉर्न टू प्ली, आई एम नॉट बॉर्न टू प्ली, PLEA, आई एम नॉट बॉर्न टू प्ली बट टू कमांड द पब्लिक, बट टू कमांड, COMMAND, but to command the public. I am not born to plead, but to command the public. And I am deputy on God, and I am deputy of God, and I am deputy, DEPUTY, deputy of God on earth। फिर से मैं अभी इरेज मैंने नहीं किया, मैं फिर से बता दूं, उनका कहना है कि आई एम नॉट बॉर्न टू प्ली, मैं किसी से जो है या याचना करने के लिए मैं नहीं पैदा हुआ हूँ। प्ली माने रिक्वेस्ट करना, दलील देना, इस तरह की बातें नहीं कि मैं किसी को दलील दूं, बल्कि वो कहें बट टू कमांड द पब्लिक, मैं जो है पब्लिक को आदेश देने के लिए धरती पर आया हुआ हूँ। आई एम डिप्टी ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता हूँ। कहाँ करता हूँ? ऑन अर्थ, ऑन अर्थ। सो कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ, सो कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ, DISPOSE, डिस्पोज, OFF ऑफ, डिस्पोज ऑफ गद्दी से उतारना, डिस्पोज ऑफ बाय द पब्लिक और राइवल्स, और राइवल्स। कह रहे हैं कि ना तो मुझे पब्लिक गद्दी से उतार सकती है और ना ही मेरे शत्रु, और मैं जो है पब्लिक को आदेश देने के लिए आया हूं, उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं आया हुआ हूं। यह जो है रिचर्ड सेकेंड का स्टेटमेंट है, इसी से आपको उनका नेचर पता चल सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ किंग ही वाज। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, इन मॉर्निंग सेशन
I have started what? I have started historical play, and I have taken what? I have taken King John. The first means historical play में I have to take 3 or 4. उनमें से I have gone with King John. In the evening session, I am going with Richard II. Means I have taken Richard II. And about Richard II, I want to tell you it published in 1595. Richard II was the son of King Edward III, who ruled from 1327 to 1377. After the death of his great father, grandfather, he took the responsibility of England. Yeah, he got the throne of England, and he ruled over England from 1377 to 1399. And you come to know कि this is what Richard II has been presented as a haughty, egoist, and means sinister and irresponsible king. Because I have told you कि a statement of that man, कि there is a statement of that man, I am not born to please, but to command the public, and I am deputy of God on earth, so cannot be disposed of by the public or the rival. So you will come to know कि यह उनका अपना एक सोच रही है, और इसी सोच का हिस्सा जो है, अभी मैंने आपको जब मैं डिस्कस कर रहा था प्यूरिटन एज, तो प्यूरिटन एज में मैंने आपको जो कैरोलिन पीरियड था, अगर आपको याद होगा, उस पे मैंने बात किया था कि कैसे चार्ल्स फर्स्ट को वहीं की पब्लिक एसैसिनेट करती, उनके खिलाफ खड़ी होती है। तो एक तरह का, इस तरह का जो नेचर होता है, वह थोड़ा सा ऑप्रेसिव होते हैं, या अपने आप को कहते हैं कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड एंड यू ऑल हैव टू फॉलो माय कमांड, आई एम नॉट हियर टू प्ली बट टू गिव कमांड टू पब्लिक, सच अ थिंग यू विल कम टू नो। तो यह एक नेचर है जो रिचर्ड सेकंड का दिखाया गया है, और इस नेचर के माध्यम से परहैप्स शेक्सपियर वांट्स टू टेल कि whether the person becomes king, whether the person becomes queen, या whether he gets any type of post, if he is not down to earth, if he is not the nature of ह्यूमन बीइंग का अगर नेचर उसमें नहीं है, जो एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि ही मस्ट बी डाउन टू अर्थ, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ लोग खड़े होते हैं। तो सच अ थिंग यू विल फाइंड हियर। सेकेंड जो कैरेक्टर है, दैट इज द ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर। ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर, GLO, ग्लॉस्टर, STER, ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर। यू विल कम टू नो कि ड्यूक ऑफ जो ग्लॉस्टर हैं, ये अंकल अंकल ऑफ रिचर्ड सेकेंड, अंकल ऑफ रिचर्ड सेकेंड। सो एक उनका रिलेशन है कि ये भी एक कैरेक्टर है। नाउ द थर्ड कैरेक्टर इज जॉन ऑफ गॉन्ट, जॉन ऑफ गॉन्ट। एंड दिस जॉन ऑफ गॉन्ट, यू विल कम टू नो कि जॉन ऑफ गॉन्ट जो है फादर ऑफ हेनरी बेलिंग ब्रोक है, फादर ऑफ हेनरी बेलिंग, हेनरी बेलिंग ब्रोक, father of Henry Bolingbroke, who was murdered by the king, who was murdered, MURDERED, murdered by the king. सो यू विल कम टू नो कि यह एक सेक्शन है जो कैरेक्टर का हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने रिचर्ड सेकेंड पे बात किया, द ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर पे बात किया, जॉन ऑफ गंट पे बात किए हैं। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज एडमंड ऑफ लैंगले, एडमंड ऑफ फोर्थ, एडमंड ऑफ लैंगले, LANGLY, लैंगली, LANGLY, एडमंड ऑफ लैंगली। यू विल कम टू नो कि जो एडमंड ऑफ लैंगली रहे हैं ड्यूक ऑफ यॉर्क,
ड्यूक ऑफ यॉर्क एंड अंकल ऑफ किंग रिचर्ड सेकेंड। ये भी उनके अंकल ही हैं, अंकल ऑफ किंग रिचर्ड सेकेंड। किंग रिचर्ड सेकेंड। नाउ द लास्ट कैरेक्टर इज क्वीन आइसाबेल। क्वीन इसाबेल, सेकेंड वाइफ ऑफ किंग। सेकेंड वाइफ ऑफ किंग, किंग की सेकेंड वाइफ क्वीन इसाबेल। तो यू विल कम टू नो या यू विल फाइंड दीज थिंग्स की इस तरह की चीजें रही हैं, या ऐसे कैरेक्टर्स को हम देखते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को हम पाते हैं। क्वीन इसाबेल, सेकेंड वाइफ ऑफ किंग। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि यू ऑल हैव टू गो विद दीज थिंग्स कि क्या क्या पॉइंट रहा है, खास करके उसमें कैरेक्टर्स को, और जो नेचर है वह किंग का कैसे है, हॉटी है, सिनिस्टर है, और इगोइस्ट नेचर है, इरिस्पॉन्सिबल यूथ है, और एक जो मोनोपोली और डिक्टेटरशिप का कॉन्सेप्ट है, वह चीज आपको देखने को मिलेगा। या so now these things I have taken, and now the next play which I want to tell you, that is King Henry Fifth. The next play which I want to take with you, that is Henry Fifth. देखिए, मैंने आपको कल एक चीज बताया था कि कल क्या मॉर्निंग में, कि व्हेन वी टॉक अबाउट शेक्सपियर हिस्टोरिकल प्ले, ऑलवेज यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि यह ट्रेजेडी और कॉमेडी के बीच में आता है, जो क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको नोट करके एक लिखवाया हुआ था कि इनके जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसका जो सोर्स है वह हॉलिंसेट का क्रॉनिकल, आज ही मैंने सुबह में लिखवाया था। तीसरा चीजें मैंने इसके अलावा ये भी बताया था कि प्लूटार्क्स का लाइव्स, ये दो चीजें। शेक्सपियर ने कितने हिस्टोरिकल प्ले लिखे हैं? 10 हिस्टोरिकल प्ले लिखे हैं, इस पर मैंने बात किया था। फिर मैंने आपको, या आर यू, नाउ आर यू गेटिंग माई वॉइस? और किसी को कोई प्रॉब्लम वॉइस को लेके? आई डोंट नो कि चूंकि आई फर्स्ट म्यूट योरसेल्फ, जितने लोग हैं म्यूट कर लीजिए। वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि वॉइस अगर कहीं पे ब्रेक हो रही है तो देर इज द पॉसिबिलिटी कि नेटवर्किंग प्रॉब्लम आपके साइड से भी हो सकता है, क्योंकि व्हेन आई एम हियर इन दिस सिटी, तो यहाँ पे नेटवर्किंग प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल जो है, क्योंकि जब भी क्लास यहाँ से लेते हैं तो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट व्हेन आई एम एट माई होम तब वहाँ पे इशू रहता है मेरी साइड से। अगर वॉइस नहीं जा रही है तो मैं फिर से उस पॉइंट को रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो मैंने बताया था कि क्या क्या क्वेश्चंस हिस्टोरिकल प्ले को लेकर के पूछे गए हैं, कि एक तो विलियम शेक्सपियर हैज रिटन 10 हिस्टोरिकल प्ले। कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यू हैव नोटेड डाउन, मैंने नोट करा दिया, मैं उसको केवल रिकॉलिंग कर रहा हूँ, आपको मेमोराइज कर रहा हूँ। 10 हिस्टोरिकल प्ले, नंबर वन पॉइंट। उनके जो हिस्टोरिकल प्ले है उसका सोर्स क्या है? हॉलिंसेट का क्रॉनिकल है और प्लूटार्क्स का लाइव्स है। तीसरा पॉइंट मैंने आपसे बताया था कि उनके जो हिस्टोरिकल प्ले हैं वो कॉमेडी और ट्रेजिडी के बीच में आते हैं। चौथा पॉइंट मैंने आपसे बताया था कि उनके जो हिस्टोरिकल प्ले हैं उसमें जो है क्या किया गया, ग्लोरिफिकेशन ऑफ इंग्लिश किंग। ग्लोरिफिकेशन ऑफ इंग्लिश किंग, जो इंग्लिश किंग है उनकी, उनके यश को, उनकी कीर्ति को, उनकी ब्रेवरी को, उनके करेज को, उनकी बोल्डनेस को, और उनको जो है दुनिया के और किंग के पैरेलल खड़ा करने की कोशिश करना है, कि हमारे यहाँ भी ग्रेट किंग्स हुए हैं, खासकर किंग आर्थर को लेके बहुत सारी बातें हुई हैं। तो
ये चार ऑब्जेक्टिव है, जब भी आप उनके हिस्टोरिकल प्ले को पढ़ेंगे तो ये चार ऑब्जेक्टिव ध्यान में होना चाहिए। पांचवा पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने भले भी से हिस्टोरिकल प्ले लिखा, लेकिन उसमें भी उन्होंने ह्यूमन नेचर देखने की कोशिश की है कि यू गॉट द पोस्ट ऑफ किंग या द पोस्ट ऑफ क्वीन, यू बिकेम किंग और क्वीन। तो वो चीज तो है, दैट इज योर डेजिग्नेशन, बट फर्स्ट यू आर मैन एंड वुमेन। तो जो मैन और वुमेन का नेचर है वो किसी भी पोस्ट पे चला जाए, लेकिन वो नेचर जो है सब में थोड़ा बहुत करके ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो उनके हर प्ले में कहीं कहीं पर इविल एम्बिशन, जैसे ट्रेजिडी में कहीं डिले इन एक्शन है। अभी हम लोग रिचर्ड सेकंड पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखिए एक ऐसा नेचर है जो सिनिस्टर है, हॉटी है, कि मैं वो डाउन टू अर्थ नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि मैंने तो जन्म लिया है लोगों को आदेश देने के लिए, कोई पब्लिक मुझे नहीं हटा सकती। तो ये जो संवाद है या ये जो सोच है, यह डिक्टेटरशिप और मोनोपोली को दिखा रहा है। और वहीं पर एक किंग ऐसा होगा जो हर समय अपनी जनता के लिए फिक्र करती रहती है। तो उन्होंने किंगशिप के माध्यम से डिफरेंट नेचर को, ही हैज प्रेजेंटेड डिफरेंट नेचर। और वह डिफरेंट नेचर जो है किसके रूप में है, वह इंसान की रूप में, वह इंसान ही है, वह आदमी है, वह औरत है, जो कुछ भी हो उसको उन्होंने रखने की कोशिश की है। फिर उन्होंने बताया कि जो इसमें फीमेल कैरेक्टर्स हैं, वह फीमेल कैरेक्टर्स में उनमें डिक्टेटरशिप नहीं मिलेगा। उनमें ऐसा नहीं कि अगर वे क्वीन है तो वे क्वीन में बहुत एम्बिशन है कि आई हैव टू रूल, आई हैव टू गिव कमांड। नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि जितने भी नाम रखे गए, कोई भी प्ले रानी के नाम पर नहीं है, सारे प्ले राजा के नाम पर है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट जो है कि मास्कुलिनिटी उस जमाने का हिस्सा था, और मास्कुलिनिटी नजर आती है उनके हिस्टोरिकल प्ले में। दूसरा चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा, उन्होंने कहा जितने लेडीज कैरेक्टर्स हैं, वे सारे लेडीज कैरेक्टर्स तीन हिस्सों में बांटे गए हैं। कुंवारी औरत के रूप में दिखाया गया है, स्त्री पत्नी के रूप में अपनी जो ड्यूटीज को निर्वहन कर रही है, और माँ के रूप में अपने अपने कैरेक्टर्स को निभा रही है। यही एक रोल दिया गया है लेडीज कैरेक्टर्स को हिस्टोरिकल प्ले में। लेकिन अगर आप ट्रेजिडी में देखेंगे, तो ट्रेजिडी में कुछ फीमेल कैरेक्टर्स ऐसी रही जिनका एक एम्बिशन रहा है, चाहे वह लेडी मैकबेथ को ले लीजिए, उनका एम्बिशन रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो आपका आपका और प्लेस है, उन सारे प्लेस में किसी ना किसी तरह से यू विल कम टू नो कि कुछ ना कुछ एम्बिशन दिखाने की कोशिश की गई है। तो अब हम जो उसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट प्ले लेने चल रहे हैं, दैट इज हेनरी फिफ्थ, और ये 1599 में आया हुआ नंबर 1 पॉइंट। एंड यू विल कम टू नो कि यह जो प्ले है, इस प्ले में जो सबसे पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने की कोशिश करना है, दैट इज व्हाट, कि किंग हेनरी फिफ्थ जो है, यह ग्लोरियस किंग ऑफ इंग्लैंड। किंग हेनरी फिफ्थ जो है, जिनके बारे में यह बात की जा रही है, पहला पॉइंट कि ही वॉज द ग्लोरियस किंग ऑफ इंग्लैंड। ही वॉज द ग्लोरियस किंग ऑफ इंग्लैंड। ही वॉज द ग्लोरियस किंग ऑफ इंग्लैंड। नंबर 2, इन हिज अर्ली career, in his early career, he was a philanderer. In his early career, he was a philanderer and knave, and knave, but Falstaff, Falstaff, but Falstaff shaped his career as a noble king, as a noble king। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, फॉल्स्टाफ की जो बात मैंने बताई, एज अ नोबल किंग।
Next point, his period falls his period falls between 14 1413 to 1422. 1413 1432, which is regarded 1413 टू 1422, 1413 से 1422, which is regarded the glorious period of Britain. The glorious period of Britain. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करके आपको लिखना है, देखिए जो क्वेश्चन जो पूछा गया वो मैं तुरंत आपको बता दे रहा हूँ कि यह एक ऐसा हिस्टोरिकल प्ले है जिसमें शेक्सपियर ने कोरस को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। शेक्सपियर हैज इंट्रोड्यूस्ड कोरस इन दिस प्ले, ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ये पूछा जा चुका है। शेक्सपियर हैज इंट्रोड्यूस्ड कोरस, CHORUS, कोरस in this play. Shakespeare has introduced chorus in this play. Shakespeare has introduced chorus in this play. Now remember that अब हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करना है, कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, CHARACTERS, कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले में सबसे पहला हेनरी फिफ्थ, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हेनरी फिफ्थ, सन ऑफ हेनरी फोर्थ, सन ऑफ हेनरी फोर्थ एंड bosom friend of Falstaff, bosom friend of Falstaff. Second character, Duke of Bedford। ये एक पोस्ट होती है जो किसी को दी गई है, और किसको दी गई थी, ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड जो है ब्रदर ऑफ किंग हेनरी फिफ्थ, ब्रदर ऑफ किंग हेनरी फिफ्थ। किंग हेनरी फिफ्थ। नेक्स्ट कैरेक्टर, चार्ल्स द सिक्स्थ, किंग ऑफ फ्रांस, किंग ऑफ फ्रांस, किंग ऑफ फ्रांस, कामा, बैडली डिफीटेड बाई, badly defeated, DEFEATED, badly defeated by King Henry V,
किंग हेनरी फिफ्थ। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि किंग हेनरी फिफ्थ ने फ्रांस के किस किंग को डिफीट किया था? दैट वाज द चार्ल्स सिक्स। कैथरीन, Katharaine। प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, प्रिंसेस ऑफ फ्रांस मैरिड किंग हेनरी फिफ्थ, मैरिड किंग हेनरी फिफ्थ। सो यू विल कम टू नो कि कैथरीन, Katharaine, कैथरीन प्रिंसेस ऑफ फ्रांस मैरिड किंग हेनरी फिफ्थ, मैरिड किंग हेनरी फिफ्थ। So these are the things which you have to remember. And the last character, Duke of Gloucester, Duke of Gloucester, Gloster, brother of King Henry Fifth। कंफ्यूज ना होइएगा कि कई भाई हो सकते हैं ना, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं, उसका ब्रदर ऑफ किंग हेनरी फिफ्थ। तो चाहे ड्यूक ऑफ ग्लास्टर है वो भी उनके ब्रदर थे, ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड वो भी उनके ब्रदर थे। सो दीज थिंग्स आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट, दीज थिंग्स आई टोल्ड यू अबाउट हेनरी फिफ्थ को लेकर के मैंने ये बात किया है। इसके बाद हम एक और प्ले लेंगे, रिचर्ड थर्ड। फॉल्स्टाफ एक कैरेक्टर है जो प्ले में है, जो कि जो है क्लाउन का भी रोल प्ले करते हैं, एक में एक जगह और आए हुए हैं, और बहुत ही एक तरह के बोजम फ्रेंड रहे किंग के, जिन्होंने किंग की बहुत सारी कमियों को जो है ब्रेवरी में बदला, या उनका जो थोड़ा जो एक समय जो प्रिंस का जो टाइम होता है, व्हेन ही वाज अ प्रिंस, जब वो राजकुमार थे, तो उनकी उनके अंदर जो एक तरह से फ्लैंडर था, या जो एक उनके अंदर जो एक नेव नेचर था, वो सारी चीजें जो है चेंज करने में फाल्स्टाफ का बहुत अहम रोल रहा है। तो फाल्स्टाफ कैरेक्टर आपको ये ध्यान में रखना है। बस उसमें कुछ नहीं कि बोजम फ्रेंड ऑफ किंग हेनरी फिफ्थ, हु शेप्ड द करियर ऑफ दिस किंग, जिन्होंने उनके करियर को और जिन्होंने उनके अंदर की जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उसको रिमूव करने में एक अहम किरदार निभाया, एक अहम रोल निभाया है। नहीं, व्हेन यू से कि आई हैव टू एलाबोरेट, देन फर्स्ट रिमेंबर दैट कि आई डोंट थिंक कि वी नीड इट एलाबोरेट। अगर आप कहेंगे तो मैं एलाबोरेट करूंगा, लेकिन फिर मैं एलाबोरेट आपके सामने लाइव आकर के करूंगा। आप अगर अगर इफ यू नीड कि आई हैव टू एलाबोरेट दिस प्लेस, तो आई कैन एलाबोरेट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई विल गो अकॉर्डिंग टू योर एडवाइस एंड सजेशन। बट द इम्पोर्टेंट, नहीं, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब भी आप जो भी एग्जामिनेशन में अपियर हुए हैं, या जो मुझे अनुभव है, जो और लोगों का अनुभव है, सारे लोग यहाँ पर हैं जो है। अभी मैं सभी से मुखातिब होऊंगा, क्योंकि अभी तो सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड जब आप प्ले की डिटेल की बात करते हैं, तो मैंने पहले बताया था कि केवल 10 प्ले आपको पढ़ना है डिटेल में। अगर आपको याद होगा शुरू के ही लेक्चर में मैंने 4 ट्रेजेडी बताई थी। 4 ट्रेजेडी के बाद जो है फिर से मैं बता दे रहा हूँ, चारों ट्रेजेडी, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो की, ये सब का सब आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। और उसमें से अभी तक मैंने केवल एक को आपके सामने आकर के डिटेल में डिस्कस किया। लिखवाया तो मैंने सब था, आपको कुछ स्टोरीज भी मैंने बताया था, पता भी है। मैंने मैकबेथ को अकेले डिस्कस किया था व्हाइट बोर्ड लेकर के, और मैंने कहा था कि आप ये सब कर लीजिए, फिर मैं एक एक की पूरी स्टोरी और समरी आपसे डिस्कस करूंगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, मैं केवल 10 प्ले की समरी और स्टोरी डिटेल में बात करता हूँ। जब भी मैंने बात किया, खासकर टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, 4 ट्रेजेडी,
दो इंपॉर्टेंट कॉमेडी कौन सी? एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, 4-2-6। उसके बाद एक आपका कौन सा मैंने डिस्कस किया हुआ है, एक मैंने कहा था कि ट्रेजी कॉमेडी, वो कौन सी रही है? वो आपका ट्रेजी कॉमेडी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, 6-1-7 हो गया। एक आपका मैंने कहा था कि जो है रोमन प्ले में प्रिस्क्राइब्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डिटेल जूलियस सीजर, 8 हो गया। एक आपका जो है कौन सा डिस्कस करना है, दैट इज द टेम्पेस्ट, जो रोमांस है, 9 हो गया। और एक आपका, अगर आपको याद होगा, एंटनी और क्लियोपैट्रा, 10 प्ले। चूंकि शेक्सपियर ने अगर 37 प्लेस लिखे हुए हैं, या कहीं से संभव नहीं कि 37 प्लेस को उस लेवल पे जाके डिस्कस किया जाए जिस लेवल पे इन 10 प्लेस को डिस्कस किया जाएगा। और एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन आप देखेंगे, चाहे टीजीटी पीजीटी होगा, सारे क्वेश्चंस, या यूजीसी नेट का होगा, सारे क्वेश्चंस इन 10 प्लेस से आते हैं। मैं नहीं कहता कि और प्लेस से नहीं आते हैं, लेकिन और प्लेस से वैसे ही कॉमन क्वेश्चन आते हैं जिन चीजों को मैंने अभी बताया कि कोरस का यूज किस हिस्टोरिकल प्ले में किया गया है, वो मैंने जोर दे करके बखूबी नोट करके आपको मैंने बताया कि कोरस का यूज यहाँ पे किया गया है। मैंने इस पर जोर दिया कि फाल्स्टाफ कहाँ पर है, तो फाल्स्टाफ मैंने बताया कि वह उनका बोसम फ्रेंड है, वह उनके करियर को जो है चेंज कर देता है। ये आपको पता होगा फाल्स्टाफ की बात किसमें की गई, हेनरी फिफ्थ में की गई है। फिर मैंने आपको ये बताया कि इसके अलावा जो है यह क्या थे, एक तरह की इनको ग्लोरियस किंग के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। कुछ कैरेक्टर्स को लेकर के मैंने बात किया हुआ है। ये सारी चीजें रही हैं। और जितनी भी स्टोरीज आप किंग की पढ़ेंगे, उस स्टोरीज में दो ही चीजें नजर आएंगी। वह दो चीजें क्या नजर आएंगी? दो साम्राज्यों के बीच का लड़ाई झगड़ा, चाहे वह जो है लड़ाई झगड़ा खुद राजा बनने के लिए हो कि उनको डिथ्रोन करके मुझे राजा बनना है, या फ्रांस के जो है राजा को हरा करके मुझे उस साम्राज्य को फैलाना है। चूंकि पूरी जो है हिस्ट्री में, किंग की हिस्ट्री में यही चीजें नजर आती हैं। और इसके साथ साथ उनका ह्यूमन नेचर, उनका नेचर प्रेजेंट किया जाता है। तो आई डोंट थिंक कि हमें जो है अपने आप को इतना इंगेज कर लेना है कि हम 37 प्लेस तक ही सीमित रह जाए और घूम फिर कर कि केवल उसी पर ही बात करें। बाकी अगर आप लोगों का वो होगा तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हम तो जो है आपको लोगों के आदेश को ही फॉलो करने के लिए बैठे हुए हैं, जैसा आप चाहेंगे हम वैसा करेंगे। लेकिन जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस है, जो मेरा अपना अनुभव है, वो यही रहा है कि 10 प्लेस को बखूबी आपको पढ़ना है, उनके सोनेट को एक दो बखूबी आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन इंफॉर्मेशन, एक चीज होता है नॉलेज और एक चीज होता है इंफॉर्मेशन। 10 प्लेस की आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन और प्लेस से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो जो हिस्टोरिकल प्लेस है, उस पर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। किसी को और कुछ कहना है? ओ माय गॉड मैडम, मैं अभी जो है मैंने कहा कि इट्स नॉट टाइम की टू आस्किंग क्वेश्चन एंड आंसर, आई आई विल गिव यू टाइम। पूरा भी क्लास हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, ये तो बस ऐसी बात चली उस पर। जो भी आपको क्वेश्चन, इस तरह के जो भी क्वेश्चन है, वो सारी चीजें हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन नॉट इन दिस क्लास। इस क्लास में अभी जो प्ले को लेकर के बात चल रही थी, मैंने केवल उसको किया कि एज टीपू सेड या कोई और, तो उस पर बात हमने किया। इसको लेकर के मैं अभी पूरा, जैसे ही सेशन खत्म होगा मैं उस पे आऊंगा, पहले हिस्टोरिकल प्ले या और चीजों को लेकर के। नाउ कमांड रिचर्ड थर्ड, 1593। रिचर्ड थर्ड का जो 1593 है, इसके बारे में कहा जाता है इट्स द डार्केस्ट हिस्टोरिकल प्ले। इट्स द डार्केस्ट हिस्टोरिकल प्ले। इट्स द डार्केस्ट हिस्टोरिकल प्ले। नंबर टू, थ्रू दिस प्ले, THROUGH, थ्रू दिस प्ले Shakespeare has covered Shakespeare has covered COVERD. Shakespeare has covered the period from 1470
टू 1485। इस प्ले में शेक्सपियर ने जिस पीरियड को लेकर के बात की है वो 1471 से 1485 तक का पीरियड है, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट था? फॉर द वॉर ऑफ रोजेस। नेक्स्ट पॉइंट करके, दिस पीरियड इज रिमार्केबल, दिस पीरियड इज रिमार्केबल, रिमार्केबल फॉर द वॉर ऑफ रोजेस, वॉर ऑफ रोजेस। नेक्स्ट पॉइंट, रिचर्ड थर्ड is regarded as सीनेकन ट्रेजिडी, सीनेकन ट्रेजिडी। जो रिचर्ड थर्ड है उसको सीनेकन ट्रेजिडी के रूप में देखा जाता है। अगर आपको याद होगा, दो ट्रेजिडी मैंने बताया था, टॉमस किट्स की स्पेनिश ट्रेजिडी। ट्रेजिडी का मतलब ये अलग से नहीं, ये नाम है टॉमस किट का, इसी तरह से सीनेका थी, लेकिन सीनेकन ट्रेजिडी में मर्डर और रिवेंज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा रहा। तो ये सेम चीजें यहां पर भी रही कि रिचर्ड थर्ड एक ऐसा प्ले है, हिस्टोरिकल प्ले है, जिसमें मर्डर और ब्लड शेड बहुत ज्यादा रहा, इसीलिए इसको किससे तुलना किया जाता है? सीनेकन ट्रेजिडी से। तो रिचर्ड थर्ड इज रिगार्डेड एज सीनेकन ट्रेजिडी बिकॉज इट हैज मर्डर एंड ब्लड, मतलब पूरे प्ले में ज्यादातर चीजें ऐसी ही देखी जा रही, मर्डर एंड ब्लड। नेक्स्ट पॉइंट, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड थर्ड इज टेकन एज द ग्रेटेस्ट विलेन इन हिस्टोरिकल प्ले, हिस्टोरिकल प्ले ही इज कंपेयर्ड विद इयागो। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये चीज पूछा जा चुका है। तो जिस पे इंफेसिस कर रहे हैं कि वो जितने भी हिस्टोरिकल प्ले थे उनमें से रिचर्ड थर्ड को सबसे एक एक कॉन्स्पिरेटर्स के रूप में, ग्रेट विलन, मतलब एक बड़े विलन के रूप में दिखाया गया कि रिचर्ड थर्ड इज टेकन एज द ग्रेटेस्ट विलन इन हिस्टोरिकल प्ले, ही इज कंपेयर्ड विद, ही इज कंपेयर्ड विद यागो। यागो किसमें थे? ओथेलो में, या ओथेलो में, ओथेलो में। सो यू विल कम टू नो एक चीज, दूसरा चीज जो है, इस प्ले में एक थियरी है एंटीक डिस्पोजिशन। You will come to know that is the sixth point. There is a theory antic disposition, ANTIC disposition, SITION, antic disposition।
जो एंटिक डिस्पोजिशन जो थियरी, DISPOSITION, एंटिक डिस्पोजिशन जो थियरी है, यह थियरी बताती है या कहती है, मैं इसको सिंपल वे में लिख रहा हूं कि व्हाट आई एम नॉट, जो मैं हूं वो मैं नहीं हूं, जो मैं नहीं हूं वो मैं हूं, यही इस थियरी का मतलब होता है। और यह कैरेक्टर किसमें देखने को मिलेगा? रिचर्ड थर्ड में भी मिलेगा और इयागो में भी मिलेगा, कि बाहर से वे जो देखने में है वे अंदर से नहीं है, और जो वे अंदर से वे बाहर से नहीं है। इस थियरी को क्या कहा जाता है? एंटिक डिस्पोजिशन। और इस थियरी को शेक्सपियर ने पहले इयागो को प्रेजेंट, मतलब उन्होंने इसको इयागो को भी प्रेजेंट करने में दिखाया है, और साथ ही साथ रिचर्ड थर्ड को भी प्रेजेंट करने में दिखाया गया है एंटिक डिस्पोजिशन। तो देयर इज अ थियरी एंटिक डिस्पोजिशन, जिसका मतलब है व्हाट आई एम नॉट। कुछ कैरेक्टर्स हैं दो तीन, बस आपको उन कैरेक्टर्स का नाम ध्यान में रखना है। कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले में सबसे पहला एडवर्ड फिफ्थ। एडवर्ड फिफ्थ, प्रिंस ऑफ वेल्स। दूसरा एलिजाबेथ। एलिजाबेथ, क्वीन ऑफ एडवर्ड फिफ्थ। क्वीन ऑफ एडवर्ड फिफ्थ, सॉरी, क्वीन ऑफ एडवर्ड फोर्थ। थर्ड एडवर्ड फोर्थ। नेक्स्ट है लेडी एनी। लेडी एनी, विडो, विडो टू एडवर्ड, एडवर्ड फोर्थ। या रिचर्ड थर्ड की बात है। मार्गरेट। विडो टू किंग हेनरी सिक्स। विडो टू किंग हेनरी सिक्स। किंग हेनरी सिक्स। विडो टू किंग हेनरी सिक्स। सो यू विल कम टू नो कि ये चीजें रही हैं जो आपको ध्यान में रखना है, या इन सारी चीजों के साथ आपको चलना है जो हिस्टोरिकल प्ले में लेकर के हम लोगों ने बात किया है। इसके अलावा मैं शेक्सपियर की दो नैरेटिव पोयम्स रही है, उनको भी आज ही मैं क्लियर कर दूं, ताकि कल से कॉमेडी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो रह जाए। सोनेट वगैरह पहले से हो चुका है, बहुत ज्यादा नहीं रहा है। लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स, POEMS, पोयम्स ऑफ शेक्सपियर।
Peare। ये रिचर्ड थर्ड में मैडम अभी जो मैंने कैरेक्टर लिखाया, एक लिखाया आपका एडवर्ड फिफ्थ प्रिंस ऑफ वेल्स मैंने लिखवाया है, और दूसरा मैंने एलिजाबेथ लिखवाया है, तीसरा मैंने लेडी एनी लिखवाया, चौथा मैंने मार्गरेट लिखवाया है। लेडी एनी, LADY, लेडी एनी, ANNE। लेडी एनी का मैंने लिखवाया कि विडो टू एडवर्ड फोर्थ, एडवर्ड फोर्थ की ये विडो है। उनका क्वीन है, मतलब एक किंग कई शादियां कर सकता है ना, मतलब अब जैसे वो क्वीन तो रही है, फिर अगर वो जो मर गए होंगे तो सर्टेन है कि ये उसका विडो हो गई, या कितने समय तक बाद में वो भी विडो हो गई होगी, लेकिन जो है जो क्वीन का जो पदवी दिया गया था वो एलिजाबेथ को दिया गया था। नहीं, क्वीन ऑफ इंग्लैंड मैंने कहा लिखा, क्वीन टू एडवर्ड फोर्थ। क्वीन टू फोर्थ कैरेक्टर मैंने जो बताया है दैट इज मार्गरेट। MARGARET। इनका मैंने लिखा विडो टू किंग हेनरी सिक्स। हाँ, अगर आपको याद होगा ना, मैंने एक पॉइंट बताया था कि इसमें मर्डर और ब्लड बहुत ज्यादा है। जब मर्डर और ब्लड होगा तो सर्टेन है कि किंग मारे गए हैं, और उनकी जो भी वाइफ बची वो क्या हो गई, विडो ही हो गई है। उस चीज को फिर उसके बाद जो है, मैं जो बात कर रहा हूँ लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, आप शेक्सपियर पे बात कर रहे हैं, और उस लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स में जो सबसे पहली पोएम है उनका, उसका नाम है वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस। 1593, कहीं कहीं पर आपको 1594 भी मिलेगा, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, बहुत डेट इसका वो नहीं है, शेक्सपियर के प्ले को भी लेकर के और चीजों को भी लेकर के डिफरेंट बुक्स में एक साल दो साल इधर से उधर चीजें चल रही हैं, तो जो मैंने जो डेट बताया वो आपको 1593। वीनस एंड एडिनिस लॉन्ग नैरेटिव पोयम है। वीनस एंड एडिनिस में जो आपको ध्यान में रखना है कि इट इज डेडिकेटेड टू WH। इट इज डेडिकेटेड टू WH। दूसरा पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन ग्रीक मिथ। इट इज बेस्ड ऑन ग्रीक मिथ। ग्रीक मिथ, ग्रीक मिथ, लव ऑफ वीनस एंड एडोनिस। इट इज बेस्ड ऑन ग्रीक मिथ, यह ग्रीक मिथ पर आधारित है, जिसमें लव किसके बीच में लव दिखाया गया, वीनस और एडेनिस के बीच में लव को दिखाया गया है। तीसरा पॉइंट, इट्स अ लव पोयम इंस्पायर्ड बाय मार्लोज हीरो एंड लिएंडर। इंस्पायर्ड बाय मार्लोज हीरो एंड लिएंडर। हीरो एंड लिएंडर। LEANDER, हीरो एंड लिएंडर। नेक्स्ट पॉइंट, शेक्सपियर
कॉल्ड इट, शेक्सपियर कॉल्ड इट, जो उन्होंने शेक्सपियर ने कहा इसको फर्स्ट एयर ऑफ इन्वेंशन, FIRST, फर्स्ट एयर, HEIR ऑफ इन्वेंशन। एयर का मतलब यहाँ पे होता उत्तराधिकार से, प्रोनाउंसिएशन एयर कहना है, हेयर नहीं कहना है, एयर ऑफ इन्वेंशन, INVENTION। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने पहली बार इसमें कुछ नई चीजें की, नई चीजें, फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। तो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर कि यह कैसी पोयम है, लव पोयम है, किसको डेडिकेट किया गया है, WH को डेडिकेट किया गया, किस पर बेस्ड ऑन है, ग्रीक मिथ पर बेस्ड ऑन है। और इसके अलावा जो है और कौन सी चीज आपको ध्यान में रखना है, और जो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो है वीनस और एडेनिस जो कैरेक्टर है उनको लेकर के बात की गई है, और क्रिस्टोफर मार्लोस का हीरो एंड लिएंडर नाम की जो पोयम है उससे इंस्पायर्ड है उसको। और यह 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की इट इज रिटेन इन 6 लाइन स्टैंजा, इट इज रिटेन इन 6 लाइन स्टैंजा। 6 लाइन के स्टैंजा को क्या कहा जाता है, सेस्टेट, मैंने पहले ही बताया था। सो यू विल कम टू नो अबाउट दीज थिंग्स की ये सारी चीजें रही हैं जहां से आप इस चीज को देखते हैं। तो व्हाट आई हैव गॉन विद वीनस एंड एडेनिस। इसके बाद उनकी दूसरी जो है पोयम रही है जिसका नाम है द रेप ऑफ ल्यूक्रीस, द रेप ऑफ, LUCRECE, द रेप ऑफ ल्यूक्रीस। द रेप ऑफ ल्यूक्रीस 1594। पहला पॉइंट की इट इज रिटेन इन 7 लाइन स्टैंजा फॉर्म, इन 7 लाइन्स स्टैंजा फॉर्म। ध्यान में रखिएगा पहला वाला 6 लाइन स्टैंजा फॉर्म, दूसरा वाला कौन सी में है, 7 लाइन स्टैंजा फॉर्म में। और 7 लाइन स्टैंजा को क्या कहा जाता है, 7 लाइन स्टैंजा को राइम रॉयल, RHYME, राइम रॉयल, या बाद में इसी को थोड़ा चेंज के साथ जो है चौसरियन स्टैंजा भी 7 लाइन्स में रहा है। दूसरा पॉइंट की इट इज आल्सो डेडिकेटेड टू WH, इट इज आल्सो डेडिकेटेड टू WH। ये किसको डेडिकेट किया गया, WH को डेडिकेट किया गया, इट इज आल्सो डेडिकेटेड टू WH। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ नरेशन ऑफ, इट इज अ नरेशन ऑफ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ ल्यूक्रीस
REC, ल्यूक्रीस, who lost her virtue, who lost her virtue by her own relatives, by her own relatives। जैसा कि उसका टाइटल ही है खुद ही इंडिकेट कर रहा है, द रेप ऑफ ल्यूक्रिस, उस घटना को, उस चीज को। तो मैंने आपको बताया कि जो पोयम है किसमें, सिविल लाइन्स स्टैंजा में है, जिसको रॉयल राइम भी कहा जाता है। किसको डेडिकेट है, WH को डेडिकेट है। और इसमें किसके बारे में बात किया गया है, एक ट्रेजिक स्टोरी जो किसके साथ घटित होता है, ल्यूक्रीस के साथ, जिसको अपनी वर्च्यू को खोना पड़ता है, किसके द्वारा, खुद के रिलेटिव्स के द्वारा। तो ये मैंने बेसिक पॉइंट्स बताया हुआ है। बट इफ आई गेट सम अदर थिंग्स, अदर इंफॉर्मेशन, तो मैं इस पोयम से और भी कुछ बाद में जिक्र कर सकता हूं। लेकिन जितनी चीजें हैं मैं उसको समेराइज यहाँ पे इसलिए कर रहा हूं कि ये पोर्शन पूरा कंप्लीट होना चाहिए, हिस्टोरिकल प्ले का, सोनेट का, ट्रेजिडी का, कॉमेडी का। कॉमेडी में कुछ जो है बिटर कॉमेडीज है, कल से हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन दो जो है इनकी लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स और रही, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं। मैं तीसरे लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स की बात कर रहा हूं, द फिनिक्स एंड द टर्टल, PHONIS, द फिनिक्स एंड द टर्टल, द फिनिक्स एंड द टर्टल। चौथा है अ लवर्स कंप्लेंट, अ लवर्स कंप्लेंट, COMPLAINT। सो ये भी जो है आपका क्या है, दो अलग लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जिसका टाइटल यू मस्ट नो। आपको इसके बारे में नहीं पता करना क्या है क्या नहीं, बट यू हैव टू नो कि इट वाज आल्सो रिटन बाय हुम, बाय शेक्सपियर। द फिनिक्स एंड द टर्टल, अ लवर्स कंप्लेंट। और बाकी जो दो बहुत फेमस रही है वो मैंने आपको बता दिया। शेक्सपियर के सोनेट पे मैंने पहले बात कर लिया। शेक्सपियर का हिस्टोरिकल प्ले मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में मैंने कंप्लीट करा दिया है। ट्रेजिडी मैंने पहले कंप्लीट करा दिया, ट्रेजिक कॉमेडी मैंने कंप्लीट करा दिया। नाउ रिमेंबर दैट कि हमारे सामने अब जो रहा है दैट इज व्हाट, कि उनकी कुछ कॉमेडीज हैं। उन कॉमेडीज में जो है टेमिंग ऑफ द श्रू है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, और अगर आल्स वेल दैट एंड्स वेल है, और एक आध दो है। तो उन इन्हीं दो तीन को मुझे और कवर करना या कराना, फिर मैं जब ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी तो एक एक का समरी और चीजें मैं लूंगा, जो है चीजें, ऑल दीज थिंग्स। मैडम जो इनका ईयर है, क्या कहते हैं कि दिस टाइम इवन आई हैव नॉट नोटेड इट, लेकिन जो है मुझे जहां तक लगता है कि ये उसी के दरमियान ही फॉल हुई होंगी, आई होंगी। आई हैव नॉट नोटेड डाउन दीज पॉइंट, इवन इट was नॉट इन माई माइंड बिकॉज आई डोंट वांट टू शेयर दिस थिंग्स विद यू। उसके पीछे रीजन ये था कि इतना फेमस ये नहीं रही है, या नहीं, या कहीं पे उनका किताबों में भी जिक्र नहीं मिलता। जो बड़ी हिस्टोरिकल किताबें हैं हिस्ट्री पर भी, वहां पर भी उनका जिक्र नहीं मिलता बहुत ज्यादा। तो आई हैव नॉट नोटेड डाउन। इफ आई गेट इट, इफ आई फाइंड इट, देन आई विल शेयर इट विद यू। और आप में से किसी ने एक क्वेश्चन पुट अप किया था कि इनका पहला हिस्टोरिकल प्ले कौन सा रहा है। तो जो पहला हिस्टोरिकल प्ले रहा है वो जो है हेनरी सिक्स रहा है। हेनरी सिक्स का फर्स्ट पार्ट जो 1591 में आया हुआ है और 1623 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। तो जो पहला हिस्टोरिकल प्ले था वो कौन सा था, हेनरी सिक्स का फर्स्ट पार्ट था, दैट वाज रिटन इन 1591 एंड पब्लिश्ड इन 1623। तो इतनी सारी चीजें रही हैं, मुझे रिकॉर्डिंग पहले बंद कर लेने दीजिए और मैं इसको जो शेयर किया हूं वो मैं बंद कर लूं, फिर मैं आपसे मुखातिब होता हूं। या आई थिंक कि हम लोगों ने जितनी चीजें कवर की हैं, एक तो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें आपसे ये करनी थी कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आई विल कंडक्ट टेस्ट। उस समय कुछ लोगों ने कहा था 15 के बाद, 16 के बाद कराया जाए, तो नाउ 16 भी आज हो चुका है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ तो कि हैव यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ, हम कब से टेस्ट कराएं, क्योंकि जब टेस्ट का प्रक्रिया शुरू होगा तो वो लगातार चलता रहेगा बीच बीच में, लेकिन क्लास को बगैर डिस्टर्ब किए हुए। कारण है कि अगर टेस्ट को शुरू करेंगे तो फिर एक सेशन पूरा टेस्ट पर ही इसके क्वेश्चंस के आंसर्स की बात उस पर होगी। तो
जस्ट आई वांट टू नो कि हैव यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ, हम कब से शुरू करें? अगर आप कहें तो हम 1 दिन 2 दिन का और समय लेकर के फिर हम शुरू करें, एज़ यू विश, ये आपके ऊपर अभी है। लेकिन आज ट्यूसडे है, आई कैन गिव यू टाइम वेडनेसडे एंड थर्सडे। आफ्टर थर्सडे आई विल कंडक्ट, मीन्स फ्राइडे से मैं कंडक्ट करूंगा। दूसरा चीज ये है कि मैंने फिर से मैं बता दूं कि जिस टेस्ट को लेकर के मैंने बात किया था, अगर आपको याद होगा तो उसमें हम लोगों ने जो बात किया था, एक तो रेट्रिक और प्रोसोडी था, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री था, फॉर्म्स ऑफ एसे था, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा था। चूंकि फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल पे मैं टेस्ट करा चुका था, और मैंने कहा था कि एलिजाबेथन एंग्लो सैक्सन से लेकर एलिजाबेथन एज तक, तो ये 4 या 5 टॉपिक बन रहे हैं, इन पांचों टॉपिक पर हमें एक एक करके कराना है। तो आई थिंक कि यू ऑल हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ। अगर आपको पहले तो टेस्ट को लेकर के अगर कोई बात कहनी है तो आप कह सकते हैं किसी को, एक एक करके सुकून से इत्मीनान से बात करिएगा, हसल बसल ना हो। जी मैडम। अच्छा, एक एक दिन का गैप, ठीक है, सजेशन बेहतर है। सजेशन इसलिए बेहतर है कि आपको तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, दूसरा एक दिन मुझे उस क्वेश्चन को डिस्कस करने का मौका, डिस्कस, हाँ मुझे डिस्कस करने का, हाँ। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। आई हैव मैं उसको भेजा था, लेकिन जिस पोर्शन से मैंने भेजा था वो कट जा रहा। नहीं, मैं भेज दूंगा उसको। मैंने भेजा था, मैंने मैंने उसको भेजा था, लेकिन उसका पीडीएफ कट जा रहा था। कुछ लोगों का आया था कि सर दोबारा भेज दीजिए, उसका किनारे से जब फोटो ले रहे हैं तो चीजें कट जा रही हैं। खैर, और किसी को कुछ कहना है टेस्ट से रिलेटेड? तो इसका मतलब सभी की सहमति है, अगर सभी लोग साइलेंट है तो सभी की सहमति है कि मैं फ्राइडे को पहला टेस्ट कंडक्ट करा दूं। तो फ्राइडे को जो मैं पहला टेस्ट कंडक्ट कराने जा रहा हूं, वो जो है सीधे सीधे किस पर होगा? सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पर होगा। तो आप नोट कर लीजिएगा, 2 दिन का आपको समय है, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पर आप अच्छे ढंग से कवर करिएगा। और जो टेस्ट होगा, वह टेस्ट मैं ऑनलाइन ऑनलाइन टीच मिंट पर ही कराऊंगा। टीच मिंट पर ऑप्शन है, उस पे मैंने एक टेस्ट का रिपोर्टिंग मैंने किया था, पता नहीं आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था। अगर आप टीच मिंट को देखेंगे तो टीच मिंट पे एक ऑप्शन टेस्ट का आता है, वहां पर एक लिंक होता है, उस लिंक को जो है, जी, उस पर मैंने एक लिंक शेयर किया था, और शायद मैंने कहा था आज ही मैं टेस्ट को कंडक्ट कराऊंगा। उस पर मैंने कुछ लिंक मैंने भेजा हुआ था उसको वर्ड फाइल में। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग जो है फ्राइडे को टेस्ट कराएंगे, और जो टाइमिंग होगा उसमें टाइमिंग में मेंशन कर दूंगा, और बाकायदा उसमें जो है 50 क्वेश्चंस होंगे। उस 50 क्वेश्चंस का उसमें वो भी दिया गया है, एक शीट बना के दी गई 50 क्वेश्चन का, ABCD का ऑप्शन भी दिया गया है। तो उनमें से आपको जो है क्या करना, आपको कवर करना है वहां पे, केवल टच करते हुए कर देना, आपको भेज देना, वहां पता चल जाएगा कितने लोग टेस्ट में अपियर हुए हैं। अगर उस पर सफल नहीं हो पाता तो फिर मैं सीधे व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अच्छा, दूसरा चीज मुझे ये कहना है कि मॉर्निंग सेशन को लेकर और इवनिंग सेशन जो आज चला हुआ है, इस पे किसी को कुछ कहना है, कोई बात? हाँ कोमल जी। नहीं, जैसे जो है आपको जो चीजें हमने बताई हैं, हमने शायद 3 प्ले को लिया है या 4 प्ले को लिया है। 3 और 4 प्ले में जितनी भी चीजें ली गई हैं, उस पे केवल 2 पोर्शन पे हिस्टोरिकल प्ले में बात की गई है।
एक तो ये बात की गई है कि उस हिस्टोरिकल प्ले का सोर्स क्या है, मतलब पूरे हिस्टोरिकल प्ले का एक ही सोर्स है, हॉलिंसेट का क्रॉनिकल। और दूसरा बात बताया गया कि प्लूटार्क का लाइव्स। हाँ, या लेट मी कंप्लीट। तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि जो हिस्टोरिकल प्ले है वो कॉमेडी और ट्रेजिडी के बीच में आया हुआ है। चौथा पॉइंट मैंने आपको ये बताया हुआ है कि उस हिस्टोरिकल प्ले में जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनकी तीन दशा दिखाई गई है। उनका जो है माइडनहुड, उनका जो है वाइफहुड, तीसरा जो है मदरहुड। फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि ये जो प्ले है हिस्टोरिकल प्ले, उसमें किंग को ग्लोरीफाई किया गया कि इंग्लिश किंग भी ऐसे थे, एक पॉइंट। और किंग को ग्लोरीफाई करने के साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि वे जो इंग्लिश किंग भलभी से थे, बड़ी पोस्ट पर थे, लेकिन उनका नेचर क्या था, कैसे कैसे नेचर के किंग रहे हैं, किस किस तरह के। फिर एक एक प्ले को लिया गया और उस प्ले में आपको ये बताया गया कि ये जो प्ले है, इस प्ले के एक कैरेक्टर्स हैं। इस प्ले का जो है क्या कहते हैं कि इनका ये टाइमिंग, ये अगर राजा के बारे में, तो ये राजा इतने समय से इतने समय तक इंग्लैंड में रूल किए हैं, इनके फादर रहे हैं, इनकी ये वाइफ रही है, एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई, डेटा। अब अगर आप ये चाहती हैं कि मैं उस इंफॉर्मेशन के साथ आपको स्टोरी भी शेयर कर सकूं, समरी कुछ बता दूं, तो मैं कर दूंगा, एक एक करके आऊंगा, ठीक है। नहीं बिटिया, तो जो जो रिचर्ड थर्ड रहे हैं वो उन्हीं के नाम पे रहा है, तो ऑलरेडी वो जो है रिचर्ड थर्ड का मतलब कि दैट इज द हीरो ऑफ द प्ले, उन्हीं से रिलेटेड चीजें रही होंगी जो है, या मतलब वो, हाँ, वो उन्हीं से ही बात रही है। हम्म। ठीक। ठीक। ठीक है, ठीक। तो एक पॉइंट ये भी मैंने नोट किया, अच्छा। जी। हाँ श्वेता जी। मॉर्निंग में जब भी आज आज मैंने तो शायद डाला था, डाला था मैं। नहीं, ये बात तो आपकी जेन्युइन है, इस चीज को मैं भी नोट कर रहा हूँ, नहीं। नहीं, जेन्युइन है, लेकिन मुझे जैसे मुझे ऐसा लगता है। नहीं। नहीं, ठीक है, मैं मैसेज जरूर डाल दूंगा, लेकिन मुझे याद है कि शायद आज मैंने मैसेज डाला था, एज फार एज आई रिमेम्बर। मैसेज जो है सुबह का मैंने शायद आज डाला था कि 8। हाँ, 8:10 का शायद मैंने, 8:10 या 8:15 ऐसी करके कुछ मैंने डाला था, जी जी। नहीं, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। जी 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 जी, हाँ, कई चीजें, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज उधर हो जाती है, तो मैं इस चीज को करूंगा, मैं कल से जो कोशिशें करूंगा, अगर जरा सा भी लेट होता हूँ तो मैं उसको 5 मिनट पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, जरूर। 5 मिनट पहले बता दूंगा। तो तो हाँ, आई थिंक आई शुड बाइंड अप दिस सेशन। ओ, गुड नाइट, गुड नाइट।